हाय बच्चों, कैसे हैं? तो हमारा चल रहा था अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट में हमने मीन वैल्यू, आरएमएस वैल्यू एंड देन जो है हॉट एमीटर जो है पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर्स में। और इसमें आरएमएस वैल्यूज़ के बारे में मैंने कुछ जानकारी दी थी और छोटे मोटे जो है थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स किए थे। तो आज हम जो है पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट्स। तो एसी के डिफरेंट टाइप के सर्किट जो सीबीएसई बोर्ड में हैं मौजूद, उनको हम कर रहे हैं। इसके अलावा भी सर्किट्स होते हैं लेकिन वो हमारे सीबीएसई बोर्ड में या जेई नीट में नहीं आते हैं। तो हम उन्हीं सर्किट्स को पढ़ रहे हैं जो अभी कंपटीशन और जो है सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड हैं। तो इसको आप देख लीजिए। तो हमारे पास जो है 7 सर्किट्स हैं वैसे। जैसे एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, दैट इज प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस मौजूद हो, ठीक है। और दूसरा है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, यानी कि प्योर इंडक्टिव सर्किट, यानी कि उसमें कुछ भी मौजूद ना हो, सिर्फ एक इंडक्टर मौजूद हो, ठीक है, यानी कि इंडक्टर ही इंडक्टर मौजूद हो। तीसरा जो है हमारे पास जो है एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, यानी कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट जो है, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। ये 3 सर्किट मेन है। अगर हमने इन 3 सर्किट्स को पढ़ लिया तो हम किसी भी सर्किट को कर सकते हैं इनके अकॉर्डिंग, जो इनके नियम है, ठीक है। तो इन पे बहुत अच्छे ढंग से ध्यान देना है। उसके बाद जो है एसी सर्किट कंटेनिंग आर एंड एल, दैट इज रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर ओनली। और पांचवा जो है आपका एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड कैपेसिटर। एंड छठा जो है आपका जो है एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर एंड रजिस्टर, सी फॉर कैपेसिटर, आर फॉर रजिस्टर ओनली। एंड लास्ट वन जो है हमारे पास जो है सीरीज एलसीआर सर्किट है, दैट इज एल फॉर इंडक्टर, सी फॉर कैपेसिटर एंड आर फॉर रजिस्टर। तो हमें जो है बेसिकली जो है ये 7 सर्किट्स पढ़ने हैं, जिसमें अगर हम ये 3 पढ़ें और लास्ट वाला जो है एलसीआर पढ़ लें तो हम इन सारे सर्किट्स को बड़े इजीली कर सकते हैं। और मैं उसके बाद ये भी कहूंगा आपसे कि अगर आपने जो है इन तीनों को पढ़ने के बाद जो है एलसीआर को प्रॉपरली कर लिया तो आपको फिर किसी भी सर्किट को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। एलसीआर ही आपका ये सारे सर्किट कंप्लीट कर देगा, क्योंकि एलसीआर के अंदर ये तीनों कंपोनेंट मौजूद है। अब कोई बच्चा बोल रहा होगा सर और भी तो सर्किट्स हमने देखे हैं, और भी सर्किट्स हैं बेटा, वो पैरेलल में हैं, लेकिन अभी हम पैरेलल वाला जो है हमारे सीबीएसई बोर्ड में नहीं है। अगर आप मुझसे कहें तो मैं उसे भी करा सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल जो है अभी हम जो है पहला वाला सर्किट करते हैं, और जो सर्किट है आपका एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, यानी कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट को हम कर रहे हैं। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में होगा क्या कि ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस मौजूद हो, यानी कि सर्किट का एक ही एलिमेंट मौजूद हो और वो एलिमेंट जो है रेजिस्टेंस हो, उस चीज को हम देख रहे हैं। तो देखिए जरा, तो मैं एक सर्किट ले रहा हूँ, एसी सर्किट ले रहा हूँ। तो ये एसी सर्किट जिसमें एक रेजिस्टेंस बना दिया मैंने, और ये एक एसी सोर्स बना दिया। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था एसी सोर्स को कैसे लगाते हैं। तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब इसमें काम करने से पहले आपको एक बात में बड़ा अच्छे ढंग से ध्यान देना है बेटा, ठीक है। डीसी करंट में कोई परेशानी नहीं है, आप कोई भी कंपोनेंट लगाइए और डायरेक्ट काम कीजिए, कोई जैसे उसका नाम भी डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट काम कीजिए। तो कहने का मतलब ये है, डायरेक्ट करंट में कोई वेरिएशन ना होने के कारण जो कंपोनेंट है उसमें जो है जैसे वोल्टेज जाती है उसी ढंग से जो है आपका जो है करंट भी जो है बिहेव करती है। यानी कि करंट और वोल्टेज के बीच में जो है जो फेज में अंतर है, यानी कि उनकी कलाओं में जो अंतर है, वो जो है एक जैसा ही रहता है। यानी कि उनकी स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आता। यदि करंट बढ़ती है तो वोल्टेज भी बढ़ने लगती है, या वोल्टेज बढ़ती है तो करंट भी बढ़ने लगती है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही वेरिंग करंट, जैसे अल्टरनेटिंग करंट जो है किसी सर्किटल एलिमेंट के अंदर जाती है तो वोल्टेज अलग नजर आती है, और करंट जो है का एक्सप्रेशन जो है अलग नजर आता है। यानी कि करंट के साथ जो है वोल्टेज की जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग होती है, या वोल्टेज के साथ जो है करंट की स्थिति जो है बिल्कुल ही अलग होती है। तो इसके लिए बच्चे को अक्सर ये परेशानी होती है, हम कर क्या रहे हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम ही बच्चा जो है जो हम लोगों से पूछता है वो ये पूछता है कि आप ऐसा कर क्या रहे हैं सर, बार बार ऐसा कर देते हैं और ऐसा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे। इस एसी सर्किट में एक वोल्टेज अप्लाई किया हमने, यानी कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और देखेंगे कि इस वोल्टेज में करंट कैसी नजर आती है, इस सर्किटल एलिमेंट में करंट कैसे काम करती है। एक ही स्थिति में रहती है करंट और वोल्टेज, यानी कि करंट जैसे चेंज हो रही है वोल्टेज भी वैसे ही चेंज हो रही है, या वोल्टेज जैसे चेंज कर रही है करंट भी। तो मैं वोल्टेज यहाँ पे जो है इसको अप्लाई करूंगा और देखूंगा करंट कैसी नजर आती
है। ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा सर हम करंट लेके क्यों नहीं काम कर रहे? हाँ, आप वैसे भी काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे करंट को अप्लाई कीजिए, एसी करंट को दीजिए सर्किट को। ठीक है, ठीक है, और देन वोल्टेज में वेरिएशन देखिए, तो आप दोनों ही ढंग से कर सकते हैं। लेकिन मैं एक यहाँ पे जो जो आपका तरीका ले रहा हूं, उस तरीके में क्या करना है आपको, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करूंगा मैं आपका, और देखूंगा कि इस सर्किट में जो है करंट किस टाइप से, करंट की इक्वेशन किस टाइप से आती है। अगर वो उसी की जैसी आती है जैसे कि जो है आपका वोल्टेज की इक्वेशन है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों तो एक ही स्थिति में है, यानी कि एक ही फेज में है। ठीक है, तो इस टाइप का हम जो है यहाँ से निष्कर्ष निकालेंगे और उसमें डिफरेंट चीजें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये सर्किट लिया और उसमें एक सर्किटल एलिमेंट जो कि जो है रेजिस्टेंस लगा दिया। इसमें और कुछ मौजूद नहीं है क्योंकि प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं। तो एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, यानी कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में एक रेजिस्टेंस आ लगा दिया। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस के लगाते ही इसमें एक वोल्टेज में लगा रहा हूं। लेट द वोल्टेज बी ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें मैंने अप्लाई कर दिया। तो जैसे ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इस पे लगेगी तो एक इंस्टेंटेनियस करंट जो है इस सर्किट में रन करने लगेगी, माना उसकी वैल्यू आई है, जो कि हमें निकालनी है। देखो हमने वोल्टेज अप्लाई किया, अब हम करंट को देख रहे हैं, करंट इसके अकॉर्डिंग इस सर्किट में कैसे काम कर रही है, इस एलिमेंट के लिए, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस वाला जो हमने डिवाइस लगा रखा है इस पे कैसे काम करती है। तो हमने लगाया क्या बेटा, यहाँ पे एक वोल्टेज को लगाया, तो E यानी कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज साइन ओमेगा टी। मैंने आपसे पहले भी कहा था। आप जो है इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए बेटा, आप प्लस फाई नॉट भी जोड़ सकते हैं, एक इनिशियल फेज भी जोड़ सकते हैं। ये पूरा फेज एंगल है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था फेजर डायग्राम क्या होता है, फेज एंगल क्या होता है। जो फेज है जो कि जो है स्थिति को बताता है वोल्टेज और करंट की। ठीक है, तो इसको भी आप जोड़ के काम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो है सर्किट ये जो है इक्वेशन में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को अगर जोड़ते हैं तो उसको भी ध्यान में रख के लिखना पड़ता है, इसलिए मैं जानबूझ के ये वाला एलिमेंट नहीं ले रहा हूं। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, मिटा दिया। इसलिए मैं सिर्फ जो है इनिशियल फेज को हटा के सिर्फ जो है इंस्टेंटेनियस फेज को लेके काम कर रहा हूं। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हमने इसमें अप्लाई कर दिया वोल्टेज। तो उस वक्त इंस्टेंटेनियस करंट कैसी नजर आएगी, ओम्स कहता है कि V इज इक्वल टू आर आई होता है, जाहिर सी बात है वो हर सर्किट में अप्लाई होगा। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आर आई होता है, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन आर। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, E से डिनोट कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा आपका E अपॉन आर, जो कि सर्किट एलिमेंट लगा है। तो दिस विल गिव द इंस्टेंटेनियस करंट, दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज को यहाँ पे मैं कैपिटल ई से दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैं पुराने लेक्चर्स में दिखाते आया हूँ। आप V से भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इक्वेशन 1 ये है आपकी, और सेकंड इक्वेशन इंस्टेंटेनियस करंट को निकाल रहे हैं। तो एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट, तो इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू ई अपॉन आर हो गया। तो I इज इक्वल टू ई कितना है बेटा, देखो जरा, आपने ये मान रखा है कि इतनी वोल्टेज आपने लगाई हुई है। तो देखते हैं जरा, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस जो है करंट आ गई। अगर हम इस एक्सप्रेशन में ध्यान से देखें, तो इस एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन में, अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन में ध्यान से देखें तो ये है क्या, ई नॉट दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ, जहां पे वेयर ई नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू आई नॉट है। क्यों है आई नॉट बेटा, अगर हम ध्यान से देखें, ये वोल्टेज है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस है। तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस तो जो है आपका करंट देता है, लेकिन क्योंकि हमने पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज को ले रखा है और नीचे रेजिस्टेंस है, तो जाहिर सी बात है ये मैक्स वैल्यू ऑफ करंट देगा, मैक्स और पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो ये करंट की पीक वैल्यू को आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो इसकी इस पूरी इक्वेशन में यदि हम ध्यान से देखें तो I इज इक्वल टू कैसा नजर आ रहा है, जरा ध्यान से देखें। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैंने आपसे जैसा कहा था कि हम क्या करते हैं, वोल्टेज को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि उससे करंट कैसी आती है। तो करंट हमारी ऐसी नजर आई, करंट की इक्वेशन ऐसी नजर आ रही है, दैट इज I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी फॉर एन एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। तो रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस मौजूद हो तो उस वक्त अगर वोल्टेज जो है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी यदि लगाया जाए किसी सर्किट में, तो उस वक्त जो है इंस्टेंटेनियस करंट जो है सर्किट में इस प्रकार से नजर आती है। ठीक है,
तो इसमें हम क्या करते हैं, आप ध्यान से सुनिए जरा। तो ये जो आपका वोल्टेज है और इस करंट की, जो अब हमारी करंट की इक्वेशन निकली है, इन दोनों में अब हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन को कंपेयर करें, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमें क्या पता चला, देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, तो इन द सेम मैनर यहां पे भी क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है, इक्वल टू यहां पे पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, तो यहां पे भी पीक वैल्यू ऑफ करंट है, यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, यहां भी ओमेगा टी, यहां भी ओमेगा टी। इट मींस जिस प्रकार से वोल्टेज चेंज होगी उसी प्रकार से करंट भी चेंज होगी, यानी कि वोल्टेज जिस स्थिति में होगी उसी हिसाब से करंट भी उसी स्थिति में होगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप ऐसा सर्किट लेते हैं जिसमें केवल जो है रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस मौजूद हो, एसी सर्किट कुछ ऐसा इस प्रकार से लेते हैं कि जिसमें केवल रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस मौजूद हो, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस आर इन द सेम फेज, यानी कि सेम एक ही स्थिति में होती है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, एक ही स्थिति का कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे वोल्टेज में परिवर्तन आएगा वैसा 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 ही परिवर्तन आप जो है किस में देखेंगे, करंट में भी देखेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2, it is clear that voltage and current are in the same phase, यानी कि एक ही स्थिति में, दैट इज फेज एंगल, फेज का डिफरेंस कितना है, दैट इज फेज एंगल, दैट इज फेज एंगल को हम फाई से दिखाते हैं, वो कितना है, इन दोनों के बीच में 0 है। इस बात को आप बहुत अच्छे ढंग से याद रखना है आपको। तो इनके बीच में फेजर डायग्राम क्या होगा, तो अब हम फेजर डायग्राम को बनाना बहुत जरूरी होता है बेटा, क्योंकि फेजर से ही हम जो है डायरेक्ट समझ लेते हैं। तो फेजर डायग्राम मैंने आपको बताया था, फेजर डायग्राम वो डायग्राम्स होते हैं जहां पे आप वोल्टेज और करंट को जो है एज ए वेक्टर जो है रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि करंट और वोल्टेज की स्थिति क्या है। ठीक है, तो यदि हम देखें, अगर करंट इस वोल्टेज इस दिशा में है तो करंट भी उसी दिशा में है, ये करंट को शो कर रहा है और ये वोल्टेज को शो कर रहा है, इस प्रकार से, दैट इज बोथ आर इन द सेम फेज, दोनों के दोनों एक ही फेज में हैं। अगर इसको अगर हम दूसरे ढंग से दिखाना चाहें, दूसरे ढंग से अगर मैं इसको इस ढंग से दिखाना चाहूं कि ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपकी वोल्टेज को शो कर रहा है, ये वोल्टेज को शो कर रहा है, तो करंट भी इसी दिशा में है, ये करंट को शो करेगा। ठीक है, यानी कि मैं इसी को इसी वेक्टर में दिखा सकता हूं, और ये एंगल क्या है आपका, ओमेगा टी, किसी समय वोल्टेज और करंट बोथ आर इन द सेम फेज। अगर इसको जो है आप चाहते हैं कि मैं नहीं इसको जो है उसमें पढ़ना चाहता हूं, कहने का मतलब सिनुसॉइडल डायग्राम में पढ़ना चाहता हूं, यानी कि वेव फॉर्म में इसको देखना चाहता हूं फेज डायग्राम को, तो फेज डायग्राम को आप वेव फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपनी वोल्टेज की इक्वेशन को देखें, तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या नजर आ रही है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब वोल्टेज की इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम वोल्टेज को ड्रॉ करें, ये अगर वाई एक्सिस जो है वोल्टेज को दिखा रही है, ठीक है, वोल्टेज को दिखा रही है, ये टी समय को दिखा रहा है, तो साइन की देखो जरा ध्यान से देखो, ई नॉट साइन ओमेगा टी, दैट इज साइन का ग्राफ बनेगा। तो साइन ग्राफ कैसा होता है बेटा, ये सभी लोग जानते हो आप लोग, ये साइन ग्राफ हो गया, ठीक है, ये हो गया साइन ग्राफ। दिस इक्वेशन विल गिव द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC करंट फॉर एन AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। ठीक है, अब हम करंट को दोनों को देखना चाहते हैं एक साथ, एक ही ग्राफ में देखना चाहते हैं। तो देखिए जरा करंट की इक्वेशन को जरा ध्यान से देखें, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये जो मैंने रेक्टेंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो कितना लिखा हुआ, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यानी कि I यानी कि पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये कितना है आपका साइन ग्राफ बन रहा है इसका भी। तो सेम स्थिति में भी ये भी है आपका, ध्यान से देखें। तो करंट को अगर हम दिखाएं, तो करंट के लिए मैं कुछ अलग कलर को यूज कर लेता हूं बेटा। तो ये देखिए, ये करंट को भी शो करने लग गया, ये तो ये आपकी पीक वैल्यू ऑफ करंट होगी। तो करंट को ये दिखा रहा है, देखो ये आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट है, ये रिवर्स डायरेक्शन में, क्योंकि AC करंट है तो रिवर्स डायरेक्शन में भी शो करेगी। और वोल्टेज को देखें, ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट इज E नॉट,
और ये रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज की को दिखा रहा है। तो यानी कि ये वाला जो है वाई एक्सिस जो है आपके करंट को भी शो कर रहा है। तो दोनों ही डायग्राम में बोथ आर इन द सेम फेज। कैसे क्या? जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट भी बढ़ रही है, ठीक है, यानी कि एक ही स्थिति है। जब आप वोल्टेज जब अपनी पीक वैल्यू लेती है तो करंट भी अपनी पीक वैल्यू लेती है। तो जैसे ही जो है आपका जो है वोल्टेज डाउन हो रही है तो करंट भी डाउन हो रही है। देखिए वोल्टेज रिवर्स डायरेक्शन में है तो करंट भी रिवर्स डायरेक्शन में। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसा जैसा परिवर्तन जो है आप वोल्टेज में देखते हैं वैसा वैसा ही परिवर्तन आपको किस में मिलता है? करंट में मिलता है। तो मैं तो ऐसा कह सकता हूं कि ये दोनों एक ही स्थिति में है, किसी भी वक्त जो है एक ही स्थिति में नजर आ रहे हैं। तो इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि ऐसा एसी सर्किट जिसमें केवल रेजिस्टेंस मौजूद हो तो इस वक्त जो है वोल्टेज और करंट दोनों ही एक ही स्थिति में रहते हैं, दैट इज बोथ आर इन द सेम फेज। ठीक है, तो ऐसा हम कह सकते हैं। तो नॉर्मल डायग्राम इस ढंग से दिखा सकते हैं वेक्टरली आपको, और वेव फॉर्म में आप इसको इस रूप से दिखा सकते हैं। तो यह हमारा एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली के बारे में आ गया। अब इसमें एक और चीज पूछता है कि इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस पावर कितनी होगी? ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस पावर को अगर हम निकालना चाहें तो देखते हैं, इसको यहां पे कर लेते हैं बेटा। पावर, तो पावर का फॉर्मूला आप जानते हैं, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। वी का मतलब क्या होता है बेटा? वोल्टेज। आई का मतलब क्या है? करंट। तो यहां पे इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वोल्टेज कितनी है आपकी? E है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज योर E एंड इंस्टेंटेनियस करंट इज योर दिस। ठीक है, तो ये आ गया। तो P इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को जरा ध्यान से देखें, इस वोल्टेज को जरा ध्यान से देखते हैं। देखो जरा, ये आ गया, ये वोल्टेज है। तो वोल्टेज कितनी लगा रखी है? E नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट कितनी नजर आ रही है? इंस्टेंटेनियस आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आ गया। अगर हम इस चीज को जरा ध्यान से देखें तो P इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट, ई नॉट आई नॉट साइन इंटू साइन, दैट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दिस इज योर इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करेंगे। अब ये अगर एवरेज पावर पूछता है, एवरेज पावर कितनी होगी इस पर्टिकुलर के लिए, तो देखो बेटा अभी हम जो है एवरेज पावर का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है एसी के लिए। तो एसी का अगर हमें एवरेज पावर को निकालना है तो अब मैं यहां पे एवरेज पावर को भी निकाल रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। पावर, तो एवरेज पावर क्या होती है? एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो इस प्रकार से होता है, पी एवरेज इज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस। इसको थोड़ा सा अभी याद रख लेना बेटा, बाद में हम प्रूव करेंगे इसको। कॉस फाई, कॉस फाई क्या है? पावर फैक्टर है बेटा। ये फाई क्या है? फेज एंगल है। इन दोनों के बीच में फेज का एंगल कितना था? 0 था। देखो ये फाई इज इक्वल टू 0 है, तो एवरेज पावर यहां पे हम निकाल सकते हैं। तो एवरेज पावर फॉर एन एसी सर्किट containing resistance only is your ERMS into IRMS, ठीक है, into cos 0। cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो cos 0 को मैं हटा दे रहा हूं, तो ये कितना आ जाएगा? इतना हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। और ERMS RMS की, ERMS और IRMS की वैल्यू आप जानते हैं। तो P एवरेज इज इक्वल टू, ERMS कितना होता है बेटा? E नॉट अपॉन अंडर रूट 2, और IRMS कितना होता है? I नॉट अपॉन अंडर रूट 2। सो ई नॉट इंटू आई नॉट अपॉन 2, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फॉर एन एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली द एवरेज पावर इज योर दिस, द इंस्टेंटेनियस पावर इज योर दिस। अगर हमें एवरेज पावर के ग्राफ को बनाना है तो उसका ग्राफ देखो साइन स्क्वायर है, बाकी चीज तो दोनों के दोनों कांस्टेंट है। तो अगर हमें देखना है तो ये देखो जरा ध्यान से, ये कैसा लग रहा है? साइन स्क्वायर। तो आएगा तो साइन ग्राफ ही, बट स्क्वायर क्या, यानी कि सारी चीजें पॉजिटिव हैं, तो इस टाइप से आएगा बेटा। ये ग्राफ है, ये पावर को शो कर रहा है, ये टाइम को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये पावर का ग्राफ हो गया आपका। ठीक है, इसमें अगर आप करंट का ही बनाना चाहते हैं तो इसी को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ बना हो जाएगा करके मैंने इसको अलग से दिखा दिया। तो ये आपके पास कुछ जानकारी प्राप्त हुई
कि ऐसा एसी सर्किट जिसमें केवल जो है आपका रेजिस्टेंस मौजूद हो, तो उस वक्त कैसा फेज होता है दोनों के बीच में, दोनों की स्थितियां कैसी होती हैं। अगर वोल्टेज ऐसी अप्लाई करते हैं तो करंट आपको इस प्रकार से प्राप्त होती है, यानी कि बोथ आर इन द सेम फेज। तो मेन चीज हमें क्या याद रखनी है कि ऐसा एसी सर्किट जिसमें केवल जो है रेजिस्टेंस मौजूद हो, तो उसमें वोल्टेज जो है और रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट जो है एक ही दिशा में होते हैं, यानी कि एक ही स्थिति में होते हैं। ठीक है, तो दोनों का हमने ग्राफ भी बना दिया। अब हम जो है एक नया टॉपिक इसके बाद स्टार्ट करते हैं, जो ऐसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, केवल जिसके पास जो है इंडक्टर मौजूद हो, ऐसे एसी सर्किट को अब हम पढ़ रहे हैं। तो इस सर्किट को करते हैं, आप दूसरा सर्किट कर रहे हैं। इस सर्किट को आपने देख लिया, ठीक है। इसमें अब हम काम करेंगे, थोड़ा सा एक दो न्यूमेरिकल आगे कर लेंगे, लेकिन अभी पहले थ्योरी में करा लेता हूं दो चीज की एटलीस्ट, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। रेजिस्टेंस ओनली था, अब इंडक्टर ओनली, ओनली दैट इज प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो अब हम पढ़ रहे हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट, यानी कि उसमें रेजिस्टेंस मौजूद ही नहीं है, यानी कि सर्किट का कोई और एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो ऐसा सर्किट पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर वैसे ही काम करते हैं। देखिए, तो हमने क्या लिया, एक इंडक्टर लिया, ये इंडक्टर ले लिया, ठीक है। और इस इंडक्टर में ये एसी अप्लाई कर दी। इस इंडक्टर का इंडक्टेंस कुछ तो होगा, लेट इट बी एल, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा था कि पहले हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इसके लिए करंट कैसी नजर आती है, ठीक है। जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे इसमें, तो इसमें करंट किस टाइप से नजर आती है, करंट किस स्थिति में नजर आती है, वही हमें कंपैरिजन करना है और देखना है कि इसमें करंट कैसे नजर आएगी। या आप करंट को अप्लाई कीजिए और वोल्टेज में देखिए। तो हम एक ढंग से करने की कोशिश करते हैं, जैसा हमने पहले वाले को किया था, पहले हमने वोल्टेज अप्लाई किया था। तो माना कि यहाँ पे कोई इंस्टेंटेनियस एसी वोल्टेज जो है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आपने अप्लाई कर दिया। तो आपने कितनी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अप्लाई करी, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अप्लाइड बाय यू इज गिवन बाय वोल्टेज। तो वोल्टेज कितनी अप्लाई करी आपने, इंस्टेंटेनियस एसी वोल्टेज। तो एसी वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस एसी वोल्टेज कितनी है आपकी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपने अप्लाई कर दी। अब आप देखना चाहते हैं कि इसमें करंट क्या होगी। माना कि इसमें इंस्टेंटेनियस करंट जो है आई है, कितनी है, आई करंट डेवलप हुई इसके अंदर, इस वोल्टेज से इसमें इंस्टेंटेनियस करंट जो है आई हुई। तो जैसे ही इसमें ये वेरिंग करंट जाएगी, तो ये क्या करने लगेगा, फ्लक्स इससे लिंक होगा, तो यानी कि वेरिंग फ्लक्स लिंक होगा, जो हमने सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा था। तो सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है कि जैसे वेरिंग करंट जो है किसी इंडक्टर में पास होती है, तो उसमें एक क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होने लगता है फैराडे के लॉ के अनुसार। क्यों, बिकॉज दिस चेंजिंग करंट डेवलप ए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल, ठीक है। And because of this change in magnetic flux linked with this coil, an induced EMF is developed in this coil, and the expression for this induced EMF is given by induced EMF developed in the inductor। वो कितना हो जाएगा बेटा, E इज इक्वल टू माइनस एल। यदि इसमें करंट का जो चेंज है DI है, कितने समय में, DT समय में, तो इंड्यूस EMF डेवलप इन इंडक्टर इज गिवन बाय E इज इक्वल टू माइनस एल DI अपॉन DT। अगर हम ध्यान से देखें, ये EMF इस प्रकार से डेवलप होता है कि इस मेन EMF का क्या करता है, अपोज करता है। दैट्स व्हाई दिस EMF इज आल्सो कॉल्ड बैक EMF। इसको बैक EMF करते हैं क्योंकि ये स्ट्रांगली अपोज करता है मेन EMF का। क्यों करता है, क्योंकि वो लेंज का नियम कहता है कि इसको बढ़ने नहीं देगा, अगर ये बढ़ रहा है तो इसको अपोज कर देगा, ये घट रहा है तो इसका भी अपोज करेगा, ठीक है। तो जैसे पहले पढ़ा था बेटा, वैसा ही यहाँ पे भी आएगा। बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो
अब देखिए जरा इसमें इस सर्किट में कुल कितने वोल्टेज लगे, आपने देखा होगा किरचॉफ का नियम जब पढ़ा होगा तो आप क्या करते हैं, टोटल वोल्टेज को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं जो अप्लाई है सर्किट में, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज इस सर्किट में कितनी अप्लाई होगी, अब एक वोल्टेज तो आपने जो लगाई और एक वोल्टेज ये डेवलप हुई, तो टोटल वोल्टेज अप्लाइड इन द सर्किट दिस इंप्लाइज से ई प्लस जो आपने एसी वोल्टेज लगा रखी है इक्वल टू, यानी कि नेट वोल्टेज इतनी है। इस सर्किट के अंदर देखो हमने क्या लिखा हुआ है, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, केवल इंडक्टर मॉडल में, यानी कि प्योर इंडक्टिव सर्किट, दैट इज देयर इज नो रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन दिस सर्किट। तो हम लिखते क्या अगर इसमें रेजिस्टेंस होता, तो R इंटू आई दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट, बट दिस सर्किट हैज नो रेजिस्टेंस, इट मींस यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू आई, इट मींस कितना दे देगा आपको, जीरो प्रोवाइड कर देगा, यानी कि जो है नेट वोल्टेज जो इसमें लगी हुई है वो हमेशा जीरो के बराबर होगा। क्यों होगा ये मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि इसमें जो है रेजिस्टेंस मौजूद ही नहीं है, तो ऑब्वियस बात है पोटेंशियल ड्रॉप होना है नहीं कहीं पे। तो पोटेंशियल, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है में जो है आपका ओम्स के नियम के अनुसार जो है वोल्टेज ड्रॉप होता है, V इज इक्वल टू आर आई के नियम से, जितना रेजिस्टेंस है जितनी करंट उसमें जा रही है तो उतना वोल्टेज उसमें ड्रॉप होता है। बट यहाँ पे रेजिस्टेंस मौजूद है नहीं, क्योंकि हम प्योर इंडक्टिव सर्किट को पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशन आ गई। अब इन इक्वेशंस की वैल्यूज को यदि हम यहाँ पे रखें, ये जो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे निकली हुई है, इस फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू को यदि हम उठा के इसमें रखें और इसमें रखें, यानी कि ये सेकंड इक्वेशन की वैल्यू को भी उठा के इसमें रखें, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की वैल्यू को अगर उठा के इसमें रखें तो कैसा नजर आएगा, माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी प्लस E is your E naught sin omega t, E naught sin omega t, या इक्वल टू कितना हो गया आपका जीरो। इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का L डी आई अपॉन डी टी, ये अपनी जगह पे है बेटा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ E naught sin omega t, ये आ गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो हमें तो डी आई यानी कि करंट चाहिए। मैंने जैसा आपसे कहा था कि जैसे हम वोल्टेज को लगाते हैं देखते हैं करंट कैसी नजर आती है उस पर्टिकुलर सर्किट में। तो इस सर्किट में जिसमें इंडक्टर है, जिसमें इतनी वोल्टेज अप्लाई करी गई है जो कि एक एसी वोल्टेज है, तो अब हम देखना चाहते हैं कि इसमें उस वक्त करंट कैसी नजर आती है इस पर्टिकुलर सर्किट में। तो उस करंट के लिए डी आई, यानी कि ये देखो डी आई के साथ आई है, तो इसका मतलब इसको अगर मैं कुछ करूं इस पर काम तो मुझे करंट मिल सकती है। तो कितना हो जाएगा, ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी, और ये डी टी भी मल्टीप्लाई हो रहा है डी टी। ये तो डी आई है, मुझे आई चाहिए, तो ऑब्वियस बात है वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन वी हैव, ये देखो इंटीग्रेट भी कर दिया मैंने, इसी में लगा देता हूं, बिकॉज ई नॉट अपॉन एल इज योर कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन से बाहर रख दिया मैंने। अब इसको इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है, इन द सेम मैंने इंटीग्रेशन ऑफ डी आई विल गिव आई, दैट इज द इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा। तो अगर हम ध्यान से देखें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस ऑफ कॉस ए एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो यहां पे भी माइनस आ जाएगा तो ये माइनस कर देगा पूरा, तो कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, माइनस ये लग गया आपका। तो अब हमारे पास ये फैक्टर आ गया है, ठीक है। अब ये इक्वेशन आपकी मेन इक्वेशन है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए हमें क्या करना होता है, उसके बाद जो वोल्टेज हमने लगाई हुई है उसके साथ इस करंट को क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है, कि यानी कि वोल्टेज अगर चेंज हो रही है तो उस हिसाब से करंट किस हिसाब से चेंज होगी। अब जब मैं कंपेयर करने के लिए बैठता हूं बेटा, तो इस दोनों को कंपेयर करता हूं, तो ये दोनों इक्वेशन देखो, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस, यहाँ पे अगर मैं कुछ अभी वैसा फैक्टर आया नहीं है तो अगर रखता हूं तो ये देखो ये बिल्कुल अलग फैक्टर नजर आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या फैक्टर नजर आ रहा है, कॉस नजर आ रहा है, इवन इसमें नेगेटिव भी नजर आ रहा है। तो अभी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा कंपैरिजन के लायक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ दिस इक्वेशन कैसी नजर आएगी, जरा ध्यान से देखिए अब इसको, ठीक है। तो उस चीज को अब हम कर रहे हैं, आप सभी लोग देखें। तो अगर ध्यान से देखें तो हम जानते हैं एक इक्वेशन, आपने सभी लोग ने पढ़ा होगा, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, 90 कैन बी रिटन एज पाई बाई 2 माइनस थीटा। या आप लोगों ने 10th में एक इक्वेशन पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, cos थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा विल गिव cos थीटा। तो इन द सेम मैनर यहाँ पे भी cos ओमेगा टी है, तो मैं इसी ढंग से यहाँ पे भी लिख सकता हूं। तो इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, क्या लिख सकता हूं, साइन
π/2 माइनस थीटा। थीटा कितना है बेटा, इसका थीटा कितना है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी लिख दिया, ये आ गया। ठीक है, अब कोई बोल रहा होगा साइन में क्यों ब्रेक किया? साइन में ब्रेक करने का क्योंकि हमारी इक्वेशन जो जिससे हमें कंपेयर करना है वहां पे साइन नजर आ रहा है। हमें क्या नजर आ रहा है, देखो यहाँ पे साइन नजर आ रहा है, दैट्स वाई इस कॉस को मैंने किस में चेंज कर दिया, साइन में। अब मनमर्जी से तो चेंज नहीं कर सकता, जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन होता है उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, इसको चेंज किया। अब ध्यान से देखिए, एक और रिलेशन होता है हमारे पास, यदि हमारे पास माइनस ऑफ साइन थीटा हो तो दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ माइनस थीटा, यानी कि अगर साइन का एंगल नेगेटिव होता है तो पूरी साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इसको भी इसको दे सकते हैं, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट अपॉन एल ओमेगा साइन, ये अपनी जगह पे है तो ये माइनस चलेगी आपका, π/2 माइनस ओमेगा टी, ये अपनी जगह पे है। ठीक है, ये आ गया, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो कैसा नजर आएगा, I इज इक्वल टू ई नॉट, सॉरी हाँ, ई नॉट एल ओमेगा साइन, ये इधर जाएगा, देखो इस माइनस को प्लस कर देगा तो ओमेगा टी माइनस π/2, ये आ गया। तो हमारी इक्वेशन बन गई। अब ध्यान से देखिए, अभी भी मैं इसको कंपेयर करना चाहूं तो कंपेयर करने जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसकी पीक वैल्यू नजर आ रही है, ई नॉट की देखो पीक वैल्यू नजर आ रही है जो वोल्टेज लगा रखी है आपने। तो इसको भी जरा देखते हैं कि हम मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। तो देखिए जरा, ये पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू, ये जो आई की वैल्यू है यानी कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई के ऊपर डिपेंड है, बिकॉज दीज फैक्टर्स आर कांस्टेंट फैक्टर्स, ओमेगा टी माइनस पाई, यानी कि साइन की अगर मैक्सिमम वैल्यू हो तो करंट भी आपको मैक्सिमम मिलेगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं, फॉर मैक्स करंट, मैक्स करंट के लिए क्या हो जाएगा, साइन जो है आपका क्या, ओमेगा टी माइनस π/2 मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1, एंड दिस इंप्लाइज इज फॉर मैक्सिमम करंट दैट इज आई नॉट के लिए, आई नॉट को तो दिखाते हैं पीक वैल्यू, तो दिस इंप्लाइज इज आई नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, यानी कि ये वाला जो फैक्टर है ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, वो क्या है आपका मैक्स करंट या पीक वैल्यू ऑफ करंट, क्या है आपकी पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये आ गया। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसा नजर आएगा, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, यहां पे एक चीज आई है बेटा, इसको अभी पढ़ते हैं, वेयर ओमेगा एल इज इक्वल टू एक्सएल, ये एक्सएल है जिसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, इसको अभी अलग से हम देखेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा हुआ है ये अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो देयरफॉर दिस इक्वेशन बिकम, ये इक्वेशन कैसी नजर आएगी, करंट कैसी नजर आएगी इस सर्किट में, उस चीज को हम देख रहे हैं। तो कैसी नजर आ रही है बेटा, I इज इक्वल टू आई नॉट, in place of this you can put I naught because I naught is equal to E naught upon L ओमेगा L। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस π/2, इसको अब आप याद रखना है बेटा, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चली आपको इस पर्टिकुलर इक्वेशन से। और एक और चीज देखो, इसको भी थोड़ा सा बदल लेते हैं, ये भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है जिसको मॉडिफाई करके इस फॉर्म में लिख दिया है हमने। ठीक है, also this can be E is equal to minus of I naught cos ओमेगा टी, चाहे आप ऐसे भी याद करें लेकिन कंपैरिजन के लिए ये निकाला हमने। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, cos ओमेगा टी, ये आ गया। तो कंपेयर इससे करते हैं, इस इक्वेशन का नाम थर्ड इक्वेशन है। तो ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ दिस, देखिए ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, दिस वन इज योर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ करंट, साइन। ठीक है, ये तो सही है, ओमेगा टी। ठीक है, लेकिन इसके पास π/2 नहीं है, देखो इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, इसमें π/2 नहीं है और यहाँ पे माइनस π/2, यानी कि कहने के बाद अगर इसके पास ओमेगा टी वैल्यू है तो इसके पास ओमेगा टी माइनस π/2 है। हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके पास ओमेगा π/2 की कमी है, ओमेगा टी तो इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो यानी कि इसके पास क्या है, ये ओमेगा टी, अगर एंगल वाइज कहें कि ये जो है जो करंट है
वो वोल्टेज से एंगल में जो है π/2 कम है, यानी कि फेजर एंगल π/2 कम रखती है। या ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है आपका जो करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट है, किसी भी वक्त की जो करंट है वो किसी भी वक्त की जो है एसी वोल्टेज से जो है π/2 एंगल पीछे चल रही है, या वोल्टेज जो है π/2 एंगल आगे है, क्योंकि इसके बाद π/2 ज्यादा है, तभी तो इसमें माइनस दिख रहा है। देखो समझ में आ रही बात। तो हम ऐसा कह सकते हैं, फॉर एन एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, for an AC circuit containing inductor only, voltage, फिर हम इसमें देख रहे हैं ना, देखो यहां से पता चल रहा है, voltage leads the current by a phase angle of π/2, यानी कि ये फेजर एंगल है ऑफ फाई इज इक्वल टू π/2 यानी कि 90 डिग्री आगे है। और या ऐसा भी कह सकते हैं इसको, करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज, लैग बिहाइंड द वोल्टेज by a phase angle of phi is equal to π/2, इतने एंगल से पीछे चल रही है करंट जो है, π/2 एंगल पीछे चल रही है। कहने का मतलब यह है कि इन दोनों में एक जैसा वेरी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होगा। कहने का मतलब जो है 90 का चेंज आ रहा है इसमें। कहने का मतलब क्या है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर मैं उसके एंगल को जो है, वोल्टेज के एंगल को किसी वक्त जो है 30 डिग्री मांगता हूं, मतलब जो है 120 डिग्री मानता हूं, ठीक है। अगर वोल्टेज जो है 120 डिग्री पे है, किसी वक्त वोल्टेज का एंगल जो है कितना है आपका, 120 डिग्री है, ठीक है। तो उस वक्त जो है, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो है आपका ये वोल्टेज के लिए दिखा रहा हूं। और तो करंट कैसी न जाएगी, इंस्टेंटेनियस करंट 120 माइनस पाई, दैट इज π/2, दैट इज 90, दैट इज उस वक्त जो है करंट जो है 30 डिग्री पे होगी, इतने पीछे होगी एंगल वाइज, ठीक है। तो ये अब हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब हम इस पे जो है क्या करते हैं, इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि हमें फेजर डायग्राम जो है बहुत जरूरी है हमको समझने के लिए। इसी को जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसको फेजर डायग्राम, तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी बहुत जरूरी है कि अगर वोल्टेज इस प्रकार से अप्लाई की जाए तो करंट ऐसी नजर आएगी। अब एक बात और बोलता हूं, ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। अगर इसी चीज में जो है इनिशियल फेज भी इन्वॉल्व होता तो उसको भी आप इन्वॉल्व करके काम करते, ऐसे करके लिख देते, इनिशियल फेज को जो है फाई नॉट लिख के काम कर दे, और यहां पे भी एक इनिशियल फेज एक्स्ट्रा आ जाएगा बेटा। तो उस वक्त अगर इस इक्वेशन को देखना चाहते तो ऐसा होता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट माइनस π/2, ऐसा होता बेटा अगर इनिशियल फेज लेके काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम इनिशियल फेज लेके काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार से हमने, क्योंकि वो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं उसको लिखना पड़ता है, बार बार हर जगह पे लिखना पड़ जाएगा, इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि इफ इट हैज सम इनिशियल फेज, तो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट एक्स्ट्रा लिख देंगे, ओमेगा टी के साथ फाई नॉट एक्स्ट्रा लिखेंगे, माइनस π/2 तो एक्स्ट्रा वो आएगा ही आएगा करंट के साथ, ठीक है, क्योंकि वो इक्वेशन में निकला है। तो इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगर इसके साथ कोई इनिशियल फेज मौजूद है तो, जैसा कि न्यूमेरिकल्स में आता है, अभी एक न्यूमेरिकल देखेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा। तो अब हम इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए जरा, यदि हम जो है ये इनिशियली एक चीज ऐसे है, तो वोल्टेज अगर इस दिशा में है, वोल्टेज इस दिशा में है, ठीक है, यानी कि ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है जो कि इस इनिशियल एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी एंगल बना रही है। तो करंट जो है पीछे चल रही है 90 डिग्री, यानी कि ये जो है आपका 90 डिग्री है, π/2 है, यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है वो π/2 का है। या ऐसा भी कह सकते हैं, इसको सिंपल तरीके से अगर लिखना चाहें, सिंपल तरीके से बनाना चाहें तो, या और करके ऐसे भी बना सकते हैं। अगर वोल्टेज को अगर आप ये वाई एक्सिस से दिखा रहे हो, ठीक है, ये वोल्टेज को दिखा दिया आपने, तो करंट जो है ये दिखा रहा है आपका, और इन दोनों के बीच में फाई एंगल यानी कि फेज एंगल जो है कितना है आपका, π/2 है। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखो इस रंग से भी दिखा सकते हैं और करके, और यहां पे देख लीजिए,
और ठीक है, अगर हम देखना चाहें तो जैसे इसको वोल्टेज दिखा दिया आपने, एक्स एक्सिस को अगर वोल्टेज दिखाया तो ये वोल्टेज दिखा दिया, तो करंट जो है इस दिशा में होगी। अगेन द एंगल बिटवीन दीज टू, दैट इज द फेज एंगल बिटवीन दीज टू इज योर कितना हो जाएगा, π/2। ये आ गया, ये तो नॉर्मल था, ठीक है। अब हम इसमें आगे एक और चीज इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब इसका अगर जो है वेव फॉर्म में अगर पूछता है तो कैसे बनाएंगे वो फेजर डायग्राम। तो वेव फॉर्म में इसका फेजर डायग्राम इस प्रकार से होगा बेटा, जरा ध्यान से देखिए सभी लोग, ठीक है। अब हम वेव बना रहे हैं इसकी, तो ये आपकी वोल्टेज को शो कर रहा है, ये थर्ड डायग्राम है, ये पहला डायग्राम, ये सेकेंड, ये थर्ड। आप कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये फोर्थ डायग्राम है आपका, ठीक है। बना रहा हूं फेजर का ही, अलग अलग ढंग से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको उसको समझना है। तो आप ध्यान से देखते हैं, ये आया आपका वोल्टेज, ठीक है। तो ये वोल्टेज हो गया आपका, एक जैसे ही बनाना बेटा, ठीक है। जैसा ऊपर है चेंज वैसा वेरिएशन नीचे भी लेंगे आप। तो ये आ गया, तो ये वोल्टेज को दिखा रहा है, तो हम इसको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ई दिखा दिया आपका। अब देखिए जरा, क्योंकि ये साइन फॉर्म में है, देखो कैसे है साइन फॉर्म में, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज इतनी अप्लाई की थी, तो ये तो अप्लाइड वोल्टेज हो गई आपकी, ठीक है। ई नॉट तो कांस्टेंट है, ये यानी कि ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज दे रखा है आपको, यहाँ पे आपका क्या है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ रही है, ठीक है। अब आपको जो है करंट दिखानी है, तो करंट के लिए देखिए ये इक्वेशन आई है, या ये इक्वेशन आई है, क्योंकि ये तो हमने इसलिए निकाला, एक्स्ट्रा एफर्ट इसलिए करा क्योंकि हमें इससे कंपेयर करना था, क्योंकि ये भी साइन जैसा ही चाहिए था, तो साइन जैसा हो गया, पीक वैल्यू चाहिए थी तो पीक वैल्यू चाहिए थी, ये आ गया आपका, ठीक है। तो अब हमारे पास ये चीज मौजूद है, ठीक है। तो हम इससे भी सोच सकते हैं, तो देखो साइन की जगह यहाँ पे क्या है, कॉस, यानी कि कॉस ग्राफ बनेगा इसका। बाकी ये पीक वैल्यू है नेगेटिव, यानी नेगेटिव दिशा में होगा। जब जो है ये जीरो है, यानी कि एट टाइम टी, ये टाइम को टी को दिखा रहा है, ये वाला एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस टाइम को, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो आई नॉट आएगा, बिकॉज कॉस जीरो 1 होता है, सबसे बड़ी वैल्यू देता है कॉस अपनी जीरो पे, तो जीरो एंगल पे। तो आई नॉट आई, यानी कि उस वक्त इंस्टेंटेनियस करंट कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो अब हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन द नेगेटिव डायरेक्शन, देखो नेगेटिव डायरेक्शन में है आपकी, ठीक है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक है। जहां पे ये क्या है आपका π/2 पे है आपका मैक्सिमम एंगल, ठीक है। ये π/2 पे मैक्सिमम बन रहा है। अगर हम समय को देखें तो ये कितना हो गया, t/4, ये कितना हो जाएगा t/2, और ये कितना है आपका 3t/4, और ये कितना है आपका t। इसको एंगल वाइज अगर देखें, इसी को अगर एंगल वाइज देखें तो ये 90 है, ये कितना है आपका 180 है, ठीक है। और ये कितना है, अगर यहाँ पे एंगल वाइज भी देखना चाहते हैं तो ये कितना है 270 है, और ये 360 है, ठीक है। एंगल वाइज देख रहे हैं तो 90 डिग्री पे, टाइम वाइज में तो टाइम वाइज भी दिखाया, अगर एंगल वाइज भी देखना चाहते हैं तो एंगल वाइज भी ऐसा हो जाएगा। 90 डिग्री पे कितना होता है, कॉस की वैल्यू मिनिमम होती है, तो ये कितना हो जाएगा 0, यानी कि ये ग्राफ ऐसे करके यहाँ पे जाएगा, ठीक। cos 180 पे कितना होगा, यहाँ पे 180 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आएगा, -1 +1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आएगा इसका ग्राफ। देखो बेटा, ये ऐसे करके गया, ये मैक्सिमम वैल्यू को लिया अपनी, फिर ये मिनिमम वैल्यू को लिया, और ये फिर मैक्सिमम वैल्यू को लिया। तो ये जो है ग्राफ किसका हो जाएगा, आपका इंस्टेंटेनियस करंट का हो जाएगा। तो बोथ ग्राफों को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शो कर दिया। तो इस चीज को आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है कि इसका फेजर डायग्राम जो है साइन और कोसाइन कर्व में इस प्रकार से नजर आता है, ठीक है। तो ये भी कैसे निकालते हैं ये हमको पता चल गया। तो अब हमें यहाँ पे जो है फेज के बारे में पता चल गया। अब मैं एक नई चीज यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसमें इंस्टेंटेनियस पावर कितनी होगी, तो उस चीज को भी जरा देख लेते हैं। तो इंस्टेंटेनियस पावर को जरा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस पावर, एसी पावर किसके लिए, फॉर एन एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। तो इंस्टेंटेनियस एसी पावर को अगर हम ध्यान से देखें तो कैसी नजर आएगी, पावर इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, VI होता है। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे E इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितनी अप्लाई कर रखी थी, देखो ये अप्लाई कर रखी थी, तो इसको लगा देते हैं। तो P इज इक्वल टू E,
ई कितना है आपका, ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू इंस्टेंटेनियस, वो ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप दोनों एक्सप्रेशन, मैं इस एक्सप्रेशन से लिखूंगा तो माइनस ऑफ आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं बेटा, ये भी लिख सकते हैं, समझ में आ रही बात है। तो ये लिख लीजिए, चाहे ये लिख लीजिए, मैं इसको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बाद में फिर इसको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली उस चीज को लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखो इंस्टेंटेनियस करंट हमारी इतनी निकली थी जिसको हमने कंपेयर करने के लिए ऐसे बना दी थी, ठीक है। इस इक्वेशन को जरूर याद रखना है बेटा, आपको इस इक्वेशन को जरूर याद रखना है, ठीक है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो E इज इक्वल टू, समटाइम्स आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये आ गया, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास एक वो है आपका फॉर्मूला है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन थीटा कॉस थीटा 2 टाइम्स इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ऐसा होता है। तो इस 2 को यदि मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसा नजर आएगा ये, तो साइन थीटा कॉस थीटा, दिस कैन बी रिटन साइन 2 थीटा, यानी कि जो भी थीटा उसका 2 टाइम्स हो जाता है यहाँ पे, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो P इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट आई नॉट साइन ऑफ 2 थीटा, थीटा कौन है यहाँ पे, ओमेगा टी अपॉन 2। इसको और अच्छे ढंग से अगर लिखना चाहते हैं तो P इज इक्वल टू, अगर देखें तो ये कितना है, ई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 इंटू आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 साइन 2 ओमेगा टी, बिकॉज अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2 दे देता है। तो इसको लिखने का मेन मकसद क्या है, ई नॉट अपॉन ये कितना है आपका, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ध्यान से देखिए अब जरा, ठीक है। तो ई नॉट अपॉन हम जानते हैं, देखो हम क्या जानते हैं, जरा ध्यान से देखिए, तो ई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ई आर एम एस होता है बेटा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, माइनस ऑफ ई आर एम एस, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस साइन 2 ओमेगा टी, ये आपकी इंस्टेंटेनियस पावर होगी। अब इसकी एवरेज पावर निकालते हैं बेटा, एवरेज पावर को यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा एवरेज पावर कितनी होती है इसकी, तो इंस्टेंटेनियस पावर भी, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करूंगा मैं यहां पे, ठीक है। तो एवरेज पावर, तो एवरेज पावर कितनी होगी, जरा ध्यान से देखिए जरा। इसकी अगर मुझे एवरेज पावर को चाहिए, तो अगर मैं किसी साइन में जो है साइन ग्राफ को करता हूं, तो ये देखो साइन निकल रहा है बेटा, ये तो कांस्टेंट है, ये साइन नहीं है। तो साइन को अगर हम फॉर फुल साइकिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बता रखा है। लेकिन हमें पता है कि पी एवरेज जो है कितना होता है इसका, जो मैंने पिछले उसमें लिखा था, और मैं इसको आगे प्रूव करूंगा, ठीक है। अभी क्योंकि यहाँ पे है नहीं, क्योंकि एलसीआर जब तक नहीं आएगा तब तक हम इसको प्रूव नहीं करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाता है, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस 5 होता है। तो फॉर दिस सर्किट 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट 5 दैट इज फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज इज योर कितना होता है, पाई बाई 2। तो इसको रख देंगे, तो पी एवरेज इज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस cos 90 दैट इज पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 0। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो पूरी फैक्टर को क्या कर देगा, 0 कर देगा। यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली कि इसमें पावर लॉस क्या है आपका, 0 है। तो हमें इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में पता चल गया, एवरेज पावर के बारे में पता चल गया। अब हम जो है इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, एवरेज पावर के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जरा ध्यान से देखना आप मुझे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए, ये वोल्टेज थी, ठीक है, इस प्रकार से हमने अभी निकाला था वोल्टेज का, तो ये वोल्टेज को दिखा दिया, ये मैक्स वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, तो इसको मैंने ई नॉट दिखा दिया, ठीक है। और ये हमारे कुछ ग्राफ हैं, ठीक है। तो ये करंट को शो कर रहा है, देखो ये करंट, ये वाला ग्राफ, अभी मैंने पीछे बनाया था बेटा, यहाँ पे बनाया था, अभी मिटा दिया मैंने यहाँ पे से,
फिर मैं दोबारा बना दे रहा हूँ, तो ये करंट को शो कर रहा है, ठीक है। ये करंट को शो कर रहा है। ये कितना है आपका T/4, ये T/2, और ये कितना है 3T/4, एंड दिस वन इज योर T फॉर ए कंप्लीट साइकिल के लिए दिखा रहा हूँ। अब पावर को देखो जरा, पावर का इंस्टेंटेनियस पावर ये आई है, सेम वैसी आई है, देखो इंस्टेंटेनियस पावर। ओ कितना हो रहा है देखो जरा। अब ध्यान से देखते हैं, इस पर्टिकुलर फैक्टर को देखते हैं, ठीक है, जो कि क्या है E0 I0 साइन ओमेगा, यानी कि नेगेटिव में है, ग्राफ नेगेटिव में है। अगर मैं t इज इक्वल टू 0 रखता हूं, यहाँ पे 0 रखता हूं, तो पावर भी 0 हो जाएगी। देखो t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो पावर 0 हो जाएगी, यानी कि पावर यहां से स्टार्ट होगी, इस जगह से स्टार्ट होगी। इसको रेड पेन से दिखा लेता हूं मैं आपका, ठीक है। तो पावर जो है 40 इज इक्वल टू 0 यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, यहाँ से पावर स्टार्ट होगी, लेकिन नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव से जगह t इज इक्वल टू T/4 रखता हूँ, तो देखो यहाँ पे T/4 रखते हैं, तो पावर को मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा E0 I0 अपॉन 2 विथ नेगेटिव साइन, साइन 2 ओमेगा टी। ओमेगा कितना होता है बेटा 2 पाई अपॉन कैपिटल T, 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू टी कितना रखना है T/4 ये आ गया। तो ये 4 से 4 कैंसिल, T से T कैंसिल, यानी कि साइन पाई। कितना आएगा आपका साइन पाई। ये बात सबको समझ, देखो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, कितना हो गया साइन 2 ओमेगा टी। ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन टी। हम कहां पे देखना चाहते हैं, इस जगह पे देखना चाहते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे जो है क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू 0 है उसकी, इस पर्टिकुलर जगह पे। तो इसके बीच में जो, इन दोनों के बीच में जो जगह होगी वो कितनी होगी T/8 होगी। कितनी होगी T/8। इन T/4 और T इस 0 के बीच में T/, यानी कि इसका हाफ होगा, तो कितना होगा T/8 होगी, ठीक है। एक चीज दिखा रहा हूं बेटा, फिर उसके बाद आप समझ जाएंगे। तो T/8 अगर मैं रखता हूं, यानी कि यहां पे भी पावर 0 है, ठीक है, इस वाले एंगल के लिए। और इस पर्टिकुलर जगह पे देखते हैं T/8 पे कितना है। तो अगर मैं इसको T/8 कर दूं, यहाँ पे देखो T/8 कर दिया मैंने, ये T/8 कर दिया, तो 2 हो जाएगा, यानी कि π/2 आएगा। π/2 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आएगी विथ नेगेटिव E0 I0 अपॉन, यानी कि P कैसा नजर आएगा T/8 पे, इस जगह पे माइनस ऑफ E0 I0 अपॉन 2 इंटू 1। ये कितना होगा साइन T/8। अब मैं T/8 के लिए, पहले T/4 के लिए दिखाया था, T/8 के लिए, तो T/8 पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर आ रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर कैसी हो जाएगी, देखो ये किया, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू होगी पावर की। और फिर क्या हो रहा है T/4 पे 0 हो जा रही है, तो ये ऐसे करके आ गया पावर, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से फिर यहां जाएंगे तो ये यहां पे आएंगे तो ये जो है साइन नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर की साइड आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू देगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे, इन दोनों के बीच के आधे को, ठीक है। तो हम ऊपर चले जाएंगे और फिर वो यहां पर 0 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से नीचे आएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर ऊपर, तो ये हमको ग्राफ मिल जाएगा, ये है आपका पावर का ग्राफ। और ये जो नीला वाला ग्राफ है ये करंट को दिखा रहा है, ये आपका करंट को शो कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस पावर का एक ग्राफ बन गया। इन दोनों में हो क्या रहा है देखो, अब ध्यान से देखो, आप समझते हैं सर्किट को जरा। जैसे जैसे देखो इसमें क्या हो रहा है, करंट डिक्रीज कर रही है, करंट डिक्रीज कर रही है तो फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। फ्लक्स कम होगा तो इंडक्टर में एक पावर एनर्जी होती है, तो एनर्जी इज इक्वल टू कितना हाफ Li², यानी कि आई कम हो रही है, तो आई कम हो रही है तो यानी कि एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी। और पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, ये होता है एनर्जी अपॉन टाइम, पावर ये होता है आपका। तो यानी कि एनर्जी कम हो रही है, पावर कम हो रही है। देखो ये पावर डिक्रीज कर रही है, नेगेटिव है ना, देखो जैसे जैसे जरा पावर डिक्रीज कर रही है नेगेटिव दिशा में, ठीक है, यानी कि हो क्या रहा है, फिर हम समझते हैं। तो जैसे जैसे जो है आपका, क्योंकि एक इंडक्टर के अंदर जो है एनर्जी जो है किसके रूप में रहती है, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में रहती है, जो हमने पढ़ा था एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट, पढ़ा था आपका B² मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बना होगा, ये इस प्रकार से जो मैग्नेटिक फील्ड बना होगा, इस रूप में ये एनर्जी थी। तो जैसे ही जो है आपकी जो है सर्किट में करंट कम हुई है, देखो डिक्रीज कर रही है, देखो नीला वाला ग्राफ जो है करंट को दिखा, तो पावर क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, क्योंकि नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि डिक्रीज कर रही है। तो कुछ जा कहां रही है ये पावर, ये बैटरी यानी कि सोर्स को जा रही है, यानी कि ये जो सोर्स लगा हुआ उसको चले जाएगी। ये जो पावर हाफ Li² है, ये एनर्जी है, वो एनर्जी जो है किसको देगा, सोर्स को दे देगा। फिर जो है जब ये ऐसे करके जा रही है तो सोर्स से एनर्जी को ले रहा है,
तो यानी कि पॉजिटिव हो गई पावर। फिर क्या हो रही है, पावर देखो करंट डिक्रीज कर रही है तो सोर्स को एनर्जी दे रहा है। तो इन बोथ केस एनर्जी गिवन टू द सोर्स और फ्रॉम द सोर्स ले रहा है ये एनर्जी को, एनर्जी फ्रॉम द सोर्स। ये सोर्स उसे ले रहा है और ये सोर्स को एनर्जी दे रहा है। इसीलिए इंडक्टर में एवरेज पावर लॉस क्या है आपका, 0 है। क्यों है? क्योंकि जितनी पावर वो ले रहा है उतनी पावर वापस भी दे रहा है। इसीलिए हम जो है सर्किट्स बहुत जगह, जैसे आपने देखा होगा घरों में ट्यूबलाइट कहाँ यूज करते हैं इंडक्टरों को हम, कि फिल्टर में, एटीन्यूएशन में, इन जगहों पे यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी एक बड़ी स्पेसिफिक जो है प्रॉपर्टी है, ये पावर को लॉस नहीं करता है। देखा होगा आप लोगों के घर में ट्यूबलाइट होगी, ट्यूबलाइट में एक बड़ी सी एक मोटी सी जो है चीज लगी रहती है बीच में, उसको चोक कॉइल बोलते हैं, वो एक इंडक्टर होता है। हम वहां पे रेजिस्टेंस लगा के भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर रेजिस्टेंस लगा देंगे, रेजिस्टेंस में पावर लॉस होती है, जो हमने पिछले वाले में पढ़ा था, पी एवरेज, IRMS और ERMS। तो इस प्रकार से होता है एक रेजिस्टेंस में, इतनी पावर लॉस कर देगा और हमें बार बार एनर्जी का नुकसान हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए देखो साइंटिस्ट ने कितना प्यारा सोचा कि उन्होंने कहा इंडक्टर लगाओ रेजिस्टेंस की जगह, क्योंकि ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मतलब जो है जिसमें पावर लॉस नहीं होता है। तो इसलिए हम एक इंडक्टर को यूज करते हैं, क्योंकि एक आइडियल इंडक्टर हमारे पास नहीं है, क्योंकि कोई भी हम इंडक्टर लेते हैं ये तो आइडियल केस पे काम कर रहे हैं, प्योर इंडक्टिव सर्किट लेके काम कर रहे हैं। एक आइडियल इंडक्टर ना होने के कारण जो है कुछ ना कुछ पावर लॉस हो जाती है उसमें, क्योंकि जो भी हम किसी भी वायर से बनाए तो एक वायर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही है, तो इस वजह से जो है कुछ पावर लॉस हो जाती है। लेकिन अगर हम प्योर इंडक्टर अगर हम बना दें तो देखिए जरा, बिल्कुल भी पावर लॉस नहीं होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ से पता चली, इसके ग्राफ से भी पता चली, क्योंकि जितनी सोर्स से एनर्जी ले रहा है उतनी सोर्स को वापस कर दे रहा है एक पूरे टाइम पीरियड में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात का हमें यहाँ से पता चला। तो ये थी पावर की कुछ जानकारी। अब हमने जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को वहां पे पीछे छोड़ा था, तो उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, उस चीज पे बात करते हैं आप। ठीक है, तो मैंने पीछे पढ़ा था इंडक्टिव रिएक्टेंस, पढ़ाया था आपको, इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ाया था आपका। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस देखो, ये एक रेजिस्टेंस है कायदे में, लेकिन इसका नाम जो है रेजिस्टेंस ना रख के इंडक्टिव रिएक्टेंस रख दिया। तो ऐसा क्यों रखा इसका नाम, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस इसका नाम क्यों पड़ा? तो ये कितना था, एक्सएल था, और जो कि कितना के बराबर था, ओमेगा एल। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी, न्यू इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी, जो एसी आप यूज कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। तो एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एल। तो what is the inductive reactance? It is the resistance offered by the inductor to an AC circuit. रेजिस्टेंस, जितना रेजिस्टेंस ये ऑफर करता है किसी एसी सर्किट को, वो उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस है। उसका नाम रिएक्टेंस क्यों है, ये बहुत समझने वाली बात है। क्यों हम इसका नाम हमने, क्योंकि इंडक्टर का है, समझ में आता है, तो तभी इंडक्टिव वर्ड यूज हुआ है। रिएक्टेंस क्यों नाम रखा है इसका, आप जरा इसको समझते हैं। जैसे ही इसमें से वेरिंग करंट पास हुई, तब ये क्या करता है, रिएक्ट करता है। बिकॉज whenever a varying current passes through a inductor, the magnetic flux link with the inductor will changes, and because of this an induced EMF is developed in the inductor. ठीक है, and which opposes the main current, यानी कि अपोज कर रहा है, और अपोज करने वाली करंट को, अपोज करने वाली चीज को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये अपोजिशन आया कैसे, इसके रिएक्शन से आया। इसको रिएक्ट कर इसके लिए उसने क्या किया, रिएक्ट किया। इसका रेजिस्टेंस जो है क्या कर रहा है, इसको रिएक्ट कर रहा है, वैसे नहीं करेगा। अगर यहाँ पे डीसी सोर्स लगा दोगे तो फिर नहीं करेगा ये। तो ये क्या कर रहा है, इस करंट जो वेरिंग करंट है, इसके रिएक्शन के लिए इसने जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया। दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज योर इंडक्टिव रिएक्टेंस, बिकॉज ये रिएक्ट कर रहा है उस मेन करंट के चेंज को, क्योंकि उसकी की वजह से जो है ये होता है, जैसा कि लेंज कहता है, उसी की वजह से इसका इंडक्शन होता है। तो उसी को क्या करने लग जाता है, अपोज कर, और ये रिएक्ट कर रहा है, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया, इसका नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस।
तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर इन एन एसी सर्किट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया। अब ये हमारे पास देखते हैं, तो इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस और इन दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ देखें, एक्सएल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ देखें, तो जरा ध्यान से देखो, इस ग्राफ इसको देख के क्या पता चल रहा है, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका, न्यू है। ठीक है, अभी थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं बेटा। तो हमें क्या पता चला, देखो एक्सएल यहां से देखो, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, 2 पाई इज योर कांस्टेंट, इतना आ गया। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें, जरा ध्यान से देखें, यहां देखो हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx, तो दिस इंप्लाइज इज y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो यहां पे ध्यान से देखें, ये अगर एक्सएल को ग्राफ बिटवीन है, तो देखो एक्सएल एंड फ्रीक्वेंसी, तो देखो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो ये ग्राफ कैसा बनता था, y इज इक्वल टू mx कैसा ग्राफ बनता था, स्ट्रेट लाइन बनता था। तो यहां पे भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ी नहीं, रिएक्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू कितना होता है, देखो जरा स्लोप क्या होता है, y अपॉन एक्स, y कौन है आपका, एक्सएल अपॉन एक्स, एक्स इज योर न्यू। तो एक्सएल अपॉन न्यू, एक्सएल अपॉन न्यू क्या देगा आपका, 2 पाई एल। यानी कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका स्लोप आपको पता है, तो आप एल को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे आपके इसमें एग्जाम में आ गया, सीबीएसई बोर्ड में आ गया कि आपको कुछ डेटा दे दिया, डेटा देने के बाद आपसे पूछा गया कि आप इसके इंडक्टर को निकाल, यानी कि इंडक्टेंस को निकाल दीजिए। तो आप सबसे पहले स्लोप निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ये 5 दे रखा है, यहाँ पे जो है ये 5 वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है। पहले तो ग्राफ ऐसा आएगा, ये समझ लीजिए, ये 5 दे रखा है, ये आपका मान लीजिए 50 दे रखा है। तो आपसे पूछा गया कि कैसे निकालोगे एल, तो इसमें रख दीजिए, देखो इसका कितना हो जाएगा, देखो 5 अपॉन 50 इज इक्वल टू 2 पाई एल। ठीक है, और एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 10 और कितना हो जाएगा इंटू 2 पाई इज योर इंडक्टेंस। आ जाएगा, इसलिए आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ये हमें ग्राफ आ गया। फिलहाल अभी आपको ग्राफ समझ रहा है, तो उस चीज को समझिए। ठीक है, तो बड़ी आसानी से हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। तो ग्राफ बिटवीन एक्सएल एंड दिस, ये आ गया आपका। अब अगर ऐसा इसको देखें, एक्सएल इज इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा एल होता है बेटा, ओमेगा एल होता है। तो अगेन एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, ओमेगा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगेन ग्राफ बिटवीन दीज टू, एक्सएल एंड ओमेगा। ठीक है, तो ये एक्सएल है, ये ओमेगा है, तो ये भी क्या आएगा, कि स्ट्रेट लाइन आएगा। तो स्लोप इस ग्राफ का क्या बताएगा, देखो स्लोप डायरेक्ट इंडक्टेंस को दे देगा। तो इंडक्टेंस को कैसे देगा, देखो वो एक्सएल अपॉन ओमेगा हो गया, दैट विल गिव टू एल। तो इसका जैसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, यदि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और जो है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस के बीच में ग्राफ हो, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या शो करता है, तो इंडक्टेंस को शो करता है। तो इसका ग्राफ का क्या शो करता है, 2 पाई एल को शो करता है। कभी कभार आपसे एमसीक्यू में पूछ लेता है। तो ये बहुत ही आसान है आपके करने का। ठीक है, अब एक बात और समझते हैं। देखिए, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, बहुत तेजी से फ्रीक्वेंसी पे परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, उतना ही ज्यादा जो है इंडक्टेंस होगा। यानी कि वो तो वैसे भी समझ में आ रहा है। अगर ये इक्वेशन नहीं भी होती तो आप तब भी समझते थे, क्योंकि जितना तेजी से अगर करंट का वेरिएशन करेंगे आप, यानी कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, तो करंट वेरी उतनी तेजी से हो रही है। जितनी तेजी से करेंगे तो फ्लक्स उतनी तेजी से चेंज होगा इसमें, और फ्लक्स जितनी तेजी से चेंज होगा, उतनी ही तेजी से ये जो क्या बनाएगा, आपका ईएमएफ को डेवलप करेगा इसके अपोजिट दिशा में, यानी कि एक रेजिस्टेंस को उतना ही ज्यादा बनाएगा। ठीक है, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बनाएगा। तो यानी कि यहां से भी वही चीज तो पता चल रही है, देखो। और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो उतना ही कम ये जो है रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, यानी कि उतना ही कम रेजिस्टेंस देगा। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू है। ठीक है, तो फॉर डीसी सोर्स देखते हैं। फॉर डीसी सोर्स के लिए क्या होगा, डीसी सोर्स के लिए क्या न्यू क्या होता है आपका, 0 होता है। डीसी सोर्स के लिए न्यू 0 होता है, तो एक्सएल भी कितना हो जाएगा आपका, 0। इसीलिए हम लोग जब जो है सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था यहाँ पे वेरिंग सोर्स है। क्यों लिया वेरिंग सोर्स, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर चेंज नहीं होगी तो ये कोई रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है, इसका रिएक्शन बिल्कुल 0 हो जाएगा, यानी कि इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 हो जाएगा। तो ये हमें यहाँ पे कुछ जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, अब आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो क्या आते हैं उस चीज को अब हम देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, जैसे आपसे पूछ लिया जाए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन इसमें कि मान लिया जाए आपके पास एक इंडक्टर है, ठीक है, ये इंडक्टर है और ये आपका क्या लगा हुआ, बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक एसी सोर्स
लगा दिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये इंडक्टर में आपने क्या कर दिया, एक रॉड को इंसर्ट कर दिया, आयरन रॉड को इंसर्ट कर दिया, तो इसकी ब्राइटनेस में, इस बल्ब की ब्राइटनेस में क्या फर्क पड़ेगा। एक एसी सोर्स लगा हुआ है, ये इंडक्टर लगा हुआ है, ये बल्ब है आपका। ठीक है, ये बल्ब है, तो इस बल्ब की ब्राइटनेस में क्या फर्क पड़ेगा इफ यू इंसर्ट ए आयरन रॉड इन दिस सोलोनॉइड। एक सोलोनॉइड इज ऑल्सो ए इंडक्टर, इंसर्टेड इन द कोर ऑफ दिस सोलोनॉइड, उसमें डाल देते हैं आप, तो क्या होगा। तो हम जानते हैं, देखो जरा, हम क्या जानते हैं, जरा ध्यान से देखिए। हम ये जानते हैं कि जो इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस L इज इक्वल टू कितना होता है, न्यू नॉट एन स्क्वायर L A अपॉन L। किसी सोलोनॉइड का ऐसा होता है या किसी कॉइल का ऐसा होता है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसके अंदर इसको हुआ तो इसकी परमिएबिलिटी कितनी आ जाएगी, म्यू हो जाएगी। अगर कोई और, ये क्या था, एयर कोर के लिए था, ये जब किसी चीज को इसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर A अपॉन L। यानी कि जैसे ही मैंने इसको डाला तो न्यू बढ़ गया, न्यू बढ़ गया तो एल बढ़ गया, एल बढ़ गया तो एक्स एल इज इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा एल, विच इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एल। इतना आ गया। इसमें तो कोई चेंज नहीं किया, सोर्स तो वही लगा हुआ है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं किया, बस इसके अंदर क्या कर दिया, एक चीज इंसर्ट कर दी जो कि आयरन नाम की चीज है, आयरन को डाला तो इसमें जो है, इसकी वजह से इसका इंडक्टेंस एल बढ़ गया, एल बढ़ गया तो एक्सएल बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है करंट भी बढ़ जाए। करंट क्या हो जाएगा, देखो करंट इज इक्वल टू कितना होता है आपका, वो जो वोल्टेज इसके अक्रॉस में है, तो वोल्टेज अक्रॉस दिस दैट इज इंडक्टर अपॉन एक्सएल, करंट कम हो जाएगी क्योंकि ये कम हो जाएगा, ये डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, आई डिक्रीज कर जाएगा ना, एक्सएल इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, आई डिक्रीज करेगा। और पावर इज इक्वल टू कितना होता है आपका, आई स्क्वायर आर, यहां पे हो जाएगा। तो पावर यानी कि आई के ऊपर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो पावर यानी कि आई कम हो गया तो पावर भी कम हो गया, तो पावर कम हो जाएगा तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। समझ रहे होगे बात, यानी कि ये जैसे इसमें आयरन रॉड इंसर्ट करते तो एल बढ़ेगा, एल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस यानी कि इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, रिएक्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी तो पावर कम हो जाएगी, बिकॉज पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, बिकॉज ऑफ पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर, आर होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर होता है, तो आई कम, तो जाहिर सी बात है पावर भी कम हो जाएगी, और पावर कम हो जाएगी तो ये कम रेडिएट करेगा एनर्जी को, यानी कि ब्राइटनेस इसकी डिम हो जाएगी। अब दूसरा पढ़ लेते हैं। यदि पहले ऐसा था, बल्ब इस प्रकार से लगा हुआ था, अब क्या किया, इसके सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब इसमें सेकंड वाले में क्या कर दिया कि इसके नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, बाकी अब ये दूसरा वाला यूज नहीं किया, तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर दिया। तो पहले नंबर ऑफ टर्न्स n थे, बाद में जो है इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए गए या कम कर दिए गए, तो कम कर दिए गए, यहाँ पे हमने एक नया नंबर ऑफ टर्न्स ले लिया। ठीक है, एन डैश स्क्वायर या n1 स्क्वायर अपॉन एल, बाकी किसी चीज, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर दिया। ठीक है, तो n1 कम हो गया, यानी कि, और बाकी लंबाई वैसे रहने दी, बढ़ा दिया, उसको खींच दिया, लेकिन लंबाई को भी वही रहने दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी वही रहने दिया, नंबर ऑफ टर्न्स को जो है डिक्रीज कर दिया, यानी कि n1 इज लेस देन l। तो ये जो l1 है, तो l1 दिस इंप्लाइज l1 इज लेस देन l, यह क्या हो जाएगा, l से कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि l ज्यादा है और n1 l ज्यादा है L1 से, यानी कि जैसे नंबर ऑफ टर्न को कम करता हूं तो L1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n के होता है, n स्क्वायर के होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, तो L जो है L1 कम हो जाएगा, तो पावर भी क्या हो जाएगी, देखो पहले पावर कितनी थी, पावर में कुछ जा रहा होगा, तो देखो पावर एक्सएल कम हो गया, एक्सएल कम हो गया तो करंट बढ़ गई तो पावर, यानी कि इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ टर्न को कम करने से इसकी ब्राइटनेस क्या होती है, बढ़ती है, ये हमने यहां से जाना। ठीक है, अब आपका आया, अब तीसरा कर लेते हैं, देखिए जरा थोड़ा सा। ठीक है, तीसरा को समझते हैं, तीसरा क्वेश्चन इसी में इंसर्ट करते हैं। मान लीजिए सोर्स को वही रहने दिया आपने, सोर्स को वही रहने दिया, और लेकिन क्या किया, सोर्स में एक चेंज किया, वोल्टेज वही रहने दिया, वोल्टेज जैसे मान लीजिए 220 वोल्ट लगा रखी है आपने, एसी वोल्टेज इतना ही वोल्टेज रहेगा, बट फ्रीक्वेंसी पहले क्या थी, 50 हर्ट्ज थी, बाद में फ्रीक्वेंसी क्या कर दी, 100 हर्ट्ज कर दी। ठीक है, बाद में, तो बताओ ब्राइटनेस में क्या फर्क पड़ेगी, ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, डिम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी जो है जैसे ही बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, एक्सएल जो है इंक्रीज कर जाएगा, एक्सएल इंक्रीज कर जाएगा, करंट डिक्रीज कर जाएगा, पावर भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, पावर डिक्रीज कर जाएगी, तो यानी कि इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ठीक है, अब
और एक और अब ये बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को, यानी कि कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी, सोर्स वोल्टेज वही रहने दिया, वोल्टेज वही रहने दिया, लेकिन क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, बढ़ा दिया। फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो जैसे आपसे कभी कभार क्वेश्चन पूछता है कि एक्सएल, एक और क्वेश्चन भी पूछता है इसमें 2 पाई न्यू एल होता है, ठीक है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर दे तो एक्सएल कितना होगा, तो एक्सएल कितना हो जाएगा, पहले इतना था फ्रीक्वेंसी, अब नई वाली फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ न्यू, न्यू न्यू डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ न्यू, ठीक है। अब नई फ्रीक्वेंसी, नया एक्सएल देख लेते हैं, वो कितना हो जाएगा, 2 पाई न्यू डैश एल, तो कितना हो जाएगा, एक्सएल डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई, कितना है, न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं आप, 2 न्यू न्यू लिख सकते हैं इंटू एल, और ये एक्सएल डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई न्यू एल, ये कितना है आपका। तो एक्सएल कैसा नजर आया आपको, एक्सएल डैश नई फ्रीक्वेंसी पे कितना हो गया, देखो जरा ध्यान से, 2 टाइम्स ऑफ एक्सएल, देखो यहां से भी पता चल गया। तो ये जो है एक्सएल बढ़ जाएगा, एक्सएल बढ़ जाएगा, करंट कम हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो ये भी हमारा जो है यहाँ से हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, वो सभी लोग देखें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फटाफट करते हैं बेटा। मान लिया जाए यहाँ से आपने जो है क्या कर दिया, एक अप्लाई किया वोल्टेज, तो E इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, E इज इक्वल टू ई नॉट, ई नॉट कितनी है आपकी 314 साइन 314 टी प्लस 90 डिग्री, कुछ भी एंगल रख लीजिए, ठीक है, ये आपको प्रोवाइड किया गया है। तो फाइंड बोला गया आपका, ई नॉट कितना होगा ये पूछा गया, आई नॉट कितना होगा, ठीक है, ये पूछा गया, ठीक है, और ओमेगा क्या होगा ये पूछा गया, फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये पूछा गया, ठीक है, ये पूछा गया। फिर आई इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस करंट पूछा गया, ये जो मेन है आपका, इसको देखना है आपका, करंट, ठीक है। तो सबसे पहले ई नॉट निकालते हैं, तो ई नॉट देखो इससे कंपेयर करो, हमारे पास क्या इक्वेशन थी, हमने क्या लगाया था, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन इसके पास एक इनिशियल फेज भी है, तो कितना हो जाएगा, फाइव नॉट हो जाएगा। मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था इक्वेशन में, अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा। तो इसकी जो ई नॉट कितनी है, देखो इससे कंपेयर करोगे तो ई नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 314 वोल्ट, ये आ गया, ठीक है। अब इस चीज को समझिए। अब आई नॉट निकाला, पहले ओमेगा देख लेते हैं। तो ओमेगा से कंपेयर, देखो ओमेगा कितना है, ओमेगा 314 रेडियन पर सेकेंड। अब फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना होता है, तो हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू, ये पहले का आंसर हो गया, ये दूसरे का, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, ये आपसे पूछा गया। तो ये पहले का आंसर हो गया आपका, ये आपका तीसरे का आंसर है, और ये चौथे का आंसर निकाल रहा हूँ। ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई न्यू होता है बेटा, ठीक है। तो न्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा, ओमेगा कितना दे रखा है 314 अपॉन 2 इंटू 3 तो इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 50 हर्ट्ज, ये आ गया, ठीक है, 50 हर्ट्ज आ गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी भी आपकी निकल गई। आगे ये सारी चीजें आ चुकी हैं। अब आपको निकालनी है पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू कितना होता है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, एक कितना रेजिस्टेंस होता है इसका, एक्स एल। तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज हमें पता नहीं है, तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितनी है, सॉरी पता है, तो कितना हो गया 314, और एक्सएल निकालना है। अब एक्सएल कितना होता है उस चीज को देखते हैं। तो एक्सएल कितना है, देखो एक्सएल इज इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा एल, और ये एल की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, लेट इट बी 10 हेनरी प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं कितना हो जाता है। इसको अगर हम देख रहे हैं 110 ही ले लो, थोड़ा सा सही रहेगा। 314 अपॉन कितना हो गया आपका, इसका एल 10 हेनरी प्रोवाइड कर रखा है। ओमेगा को निकालना है, तो ओमेगा कितना दे रखा है, देखो 314 ये हो गया इंटू टी, ये आई नॉट निकाल रहे हैं बेटा, हम क्या निकाल रहे हैं, आई नॉट, पीक वैल्यू ऑफ दिस हो गया इंटू 10, 314 यानी कि कितना होगा 0.1 एम्पियर। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट भी आपकी आ गई, तो इतना हो गया आपका, पीक वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब पीक वैल्यू ऑफ करंट आपके पास है, तो अब आपका इंस्टेंटेनियस करंट निकाल सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस करंट कैसी होगी, इसी के अकॉर्डिंग होगी। तो वो हमने क्या पढ़ा था, देखो वहां पे क्या निकली थी, इंस्टेंटेनियस करंट आई इज इक्वल टू, हमारे पास जो हमने निकाला था इंस्टेंट, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ऐसा था। अगर इनिशियल फेज होगा तो वो भी हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा। तो सेम क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, फाई नॉट कितना है बेटा, फाई नॉट कितना दे रखा है देखो
ये फाई नॉट की वैल्यू कितनी है 90, तो 90 माइनस π/2 का मतलब भी कितना होता है आपका, फाई नॉट 90 दे रखा है, तो ये 90 हो गया, ये आ गया, ठीक है। इसको हमने 90 ले लिया था, ये 90 हो गया, तो इसको कैंसिल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से, आई नॉट की वैल्यू अभी निकाली थी 0.1 साइन ओमेगा, ओमेगा कितना है देखो 314 निकाल रखा है, 314 टी, ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट। अब कोई बोल रहा होगा यार कि एकदम से हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्यों नहीं निकाली, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज रख लेते, अपॉन जो है एक्सेल कर देते, निकाल लेते। नहीं रख सकते बेटा, क्योंकि जो है इसमें क्या होता है कि फेज में चेंज आ जाता है, फेज में चेंज आया तो डायरेक्ट इंस्टेंटेनियस ये वाली वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें तो फेज का चेंज दे ही नहीं रखा है, फेज का चेंज हमने निकालना सीखा था वहाँ पे, तो उसकी वजह से ऐसी इक्वेशन आई थी, ठीक है, जो कि ऐसी आई थी, जबकि मैंने उसी इक्वेशन में बताया था कि इसमें इनिशियल फेज हो तो उसको एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया, ठीक है, इसलिए इस ढंग से नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब एक मेन बात आप लोगों को समझनी है, मेन बात क्या है कि देखिए, जब तक एसी में आपसे एसी का कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि इंस्टेंटेनियस निकालिए, तो अच्छी बात है, जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है, पीक वैल्यू निकालिए, मेंशन कर रखा है, ठीक है। लेकिन अगर वो बोलता है सिंपली वोल्टेज निकालिए, करंट निकालिए, तो आपको हमेशा आरएमएस वैल्यू निकालनी है, IRMS करंट निकालनी पड़ेगी, ERMS निकालनी पड़ेगी, ठीक है, अगर वोल्टेज और करंट बोल। इसी प्रकार से गिवन में भी है, यदि क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कि पीक वैल्यू कह रखा है तो तब तो ठीक है, समझ में आ रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कह रहा है तब भी समझ में आ रहा है, लेकिन अगर वो कहता है कि वोल्टेज इतनी दे रखी है एसी, तो इसका मतलब वो आरएमएस वैल्यू वोल्टेज की दे रखी है, ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं इसके बाद, आप सभी लोग पढ़ते रहिए, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, ठीक है।